बच्चों, तीसरा है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को विद्वानों ने तत्पुरुष समास का उपभेद भी माना है, पर यदि कर्मधारय समास का उदाहरण आ जाए तो आपको कर्मधारय ही लिखना होगा, वहाँ पर आप तत्पुरुष समास नहीं लिख सकते, चाहे उसका उपभेद ही क्यों न माना गया हो। तो चलिए कर्मधारय समास के बारे में पढ़ते हैं कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, या फिर आप याद रखिए कि पहले और दूसरे पद के बीच में विशेषण विशेष्य का या फिर उपमेय उपमान का संबंध होता है। या तो उसकी विशेषता बता रहा होगा पीछे वाले शब्द की, या फिर उपमेय उपमान का संबंध हो, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। पहले हम करेंगे विशेषण विशेष्य। नीलांबर, नीला है जो अंबर, अंबर की विशेषता है वह नीला है। भला मानस, भला है जो मानस। नील गगन, नीला है जो गगन। अब उदाहरण देखिए उपमेय उपमान की। जो उपमेय होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है और उपमान जिसके साथ बताई जाती है। जैसे देखिए मृग नयन, मृग के समान नयन। नयन की विशेषता है कि वे मृग के समान है, तो नयन जो है वह उपमेय हुआ और मृग उपमान हुआ। चरण कमल, कमल के समान चरण, तो किसकी विशेषता है? चरण की, तो चरण क्या है? उपमेय और कमल उपमान। चंद्रमुख, मुख के समान जो है वह चंद्रमा जो है वह मुख के समान है, मुख रूपी चंद्रमा, तो मुख जो है वह उपमेय है और चंद्र उपमान है। तो इसका विग्रह हुआ मुख रूपी चंद्र, मुख की विशेषता बतलाई गई है। चौथा है द्विगु समास। बच्चों, द्विगु समास को कुछ विद्वान तत्पुरुष समास का उपभेद भी मानते हैं। चलिए अब द्विगु समास के बारे में पढ़ते हैं। जिस समास का पहला पद यानी शब्द जो है वो संख्यावाचक विशेषण होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाचक यानी काउंटिंग का वर्ड और पीछे वाले की विशेषता बताता हो। उदाहरण देखिए, पंचवटी, पंच जो है पाँच, पाँच क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। वटी यानी वटों, वृक्षों का समूह, 5 वटों का समूह। सप्ताह, सप्ताह 7, सप्त का मतलब 7 दिनों का समूह। आइए और उदाहरण देखते हैं। चारपाई, चारपाई 4 पैरों का समूह। पाई क्या? पैर यानी क्या हो गए? संज्ञा वर्ड, तो इसकी विशेषता क्या है? 4 है। चतुर्मुख, संख्यावाचक विशेषण ही होना चाहिए। चतुर्मुख 4 मुखों का समाहार, समूह भी लिख सकते हैं हम। नवरत्न, 9 को कहते हैं नव, 9 रत्नों का समाहार। सतसई 700 दोहों का समाहार, जिसमें 700 दोहे हैं। बिहारी की एक रचना है जिसमें बिहारी ने 703 दोहे लिखे हैं, उसे सतसई का नाम दिया गया है। त्रिभुवन 3 भवनों का समाहार। दो राहा 2 राहों का समाहार। द्वंद्व समास लिखते हुए आप ध्यान रखेंगे कि दोनों ही द के नीचे हलंत आएगा और व के ऊपर बिंदु आएगी। द्वंद्व समास में पूर्व और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। इस समास के समस्त पद के दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ होता है और समास विग्रह जब किया जाता है तो दोनों पदों के बीच में और, या, अथवा आदि समुच्चय बोधक अव्यय जो होते हैं, शब्द जो होते हैं वो लगते हैं।
सुख दुख। तो इसका जब समास विग्रह किया गया तो बना सुख और दुख। लाभ हानि, लाभ या हानि, इन दोनों ही उदाहरणों को और या समुच्चय बोधक शब्दों के साथ जोड़ा गया है। माता पिता, माता और पिता। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। यश अपयश, यश और अपयश। छठा समास है बहुव्रीहि समास। जिस समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है। यानी जो आपको दो पद दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, उनमें से दोनों में से किसी की भी प्रधानता नहीं है। आप उदाहरण देखिए, विषधर, विषधर, दो शब्द हो गए, विष और धर का धारण। विष को धारण करने वाला, पर यह इसमें कौन सा पद प्रधान है? विषधर आता है सांप के लिए। अगला उदाहरण देखिए, पंकज, पंक में यानी कीचड़ में, जा का मतलब होता है उत्पन्न होना, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। पर पंकज हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? कमल के लिए। दशानन, दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, कौन? सही सोचा, श्री कृष्ण। तो बच्चों, जहाँ पर ना तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। यानी किसी स्पेशल की तरफ इंडिकेट करता हो। जैसे चारपाई, चार है पांव जिसके, पर हम यूज़ किसके? ऐसे तो टेबल के भी होते हैं, सब चीज़ों के होते हैं, कुर्सी के भी होते हैं, पर हम किसको कहते हैं? चारपाई, खाट को। तो जब ब्रैकेट में लिख दोगे आप, या फिर आप अर्थार्थ लगा के खाट लिख दोगे, तो बन जाएगा बहुव्रीहि समास। अर्थात लिख के जिसके बारे में है वो शब्द ज़रूर लिखना होता है।